नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, मैं सक्षम नहीं हूं आपका परिचय कराने के लिए। आप सबके चहेते भाऊ तोरसकर सर। भाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रारब्ध पर। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, उसके रिजल्ट आए, उसके बाद निकाय के चुनाव आए, उसके भी रिजल्ट आए, और जो ट्रेंड विधानसभा ने शुरू किया था वही निकाय चुनाव ने भी कायम रखा। अब बीएमसी के चुनाव ने बहुत सारे रिश्तों को फिर से रीडिफाइन किया है। मैं बात करूं अगर मातोश्री परिवार, तो वो दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे और डेवलपमेंट है, और अब 15 तारीख को वहां पर मतदान होगा, 16 को काउंटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जब बिल्कुल मुहाने पर चढ़ चुका है चुनाव बीएमसी का, जिसमें कि नाम वापसी और सारी चीजें तय हो गई हैं, 1 हफ्ते का समय चुनाव प्रचार का है, और 68 वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। हालांकि 8 उद्धव ठाकरे और इस ग्रुप के जो प्रत्याशी हैं वो हाईकोर्ट भी जा चुके हैं। तमाम गतिविधियां चल रही हैं। भाव तुरस्कर कैसे देखते हैं बीएमसी के इस चुनाव को? क्या विधानसभा, निकाय और उसके बाद बीएमसी एक ही तरफ ट्रेन जा रही है? भाव का आकलन क्या है? असल में तो चुनाव हो ही नहीं रहा है, यानी अगर सामने कोई है नहीं तो लड़ाई कैसे होगी। हाँ, मीडिया में बहुत जोर शोर से चुनाव चल रहा है, ट्रोलर्स में और पार्टियों में चुनाव जोर शोर से चल रहा है, लेकिन 90% जनता जो वोटर है उसमें कहीं भी चुनाव दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उस दिन जिस दिन वोटिंग है उस दिन लोग निकलेंगे, कार्यकर्ता हर अलग अलग पार्टी के उनको निकालेंगे, वो जाकर वोटिंग करेंगे, लेकिन लोगों में उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसका कारण देखो, अब जब तक चैलेंजर नहीं होता, दारा सिंह वगैरह जो कोई पहलवान होता है उसको कोई चैलेंज देता है, जो चेस में वगैरह दुनिया का मास्टर जो ग्रैंड मास्टर होता है उसको कोई चैलेंज करता है, उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती। यहां कोई चैलेंजर है ही नहीं। मैं तो मानता हूं एक तरीके से एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 ऐसी टीमें बनी और उसमें ही मैच चल रहा है। अब मुंबई में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी और शिवसेना साथ में, पूना में बीजेपी और अजित दादा की पार्टी एक दूसरे के साथ लड़ रही है, और कहीं आप देखोगे तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ रही, उद्धव की पार्टी है कहा, यानी मैदान में तो नहीं है ना। मुंबई में सिर्फ एक है ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड बोला जाता है, वो मीडिया में बहुत चल रहा है। ठाकरे ब्रांड जो है वो मीडिया में बहुत चल रहा है, जमीन पर नहीं है, क्योंकि ये लोग घूमते हुए मीटिंग। अब देखो, आपने बोला कि नगर पालिका नगर परिषद 288 288 चुनाव हो गए, अभी अभी 2 दिसंबर को हुए थे, और कुछ रुके गए थे, तो उनका वोटिंग ही 20 तारीख को हो गए, 21 तारीख को चुनाव आ गए, मतगणना नतीजे आ गए। नतीजे में क्या सामने आया, 130 जगह पर बीजेपी के नगराध्यक्ष चुने गए, कुछ 57 जगह पर, उसके 57-52 पर एकनाथ के आ गए, बाकी और कुछ 40 पर, यानी विधानसभा में जितने एमएलए जिस पार्टी के हैं वैसा ही बंटवारा नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में आ गया। इसका कारण ये था कि सामने लड़ने को कोई नहीं, ना शरद पवार, ना कोई कांग्रेसी, 1-2 कांग्रेस के नेता है, वडेट्टीवार और सकपाल, वो विदर्भ के, उस इलाके में उन्होंने काम किया, लेकिन बाकी का जो महाराष्ट्र है, नॉर्थ महाराष्ट्र, कोकण है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मुंबई वगैरह जो कुछ इलाके हैं, वहां तो मराठवाड़ा, उसमें कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, ना उद्धव ठाकरे के पार्टी ने कुछ किया, ना शरद पवार के पार्टी ने कुछ किया। मतलब जो कुछ चुनाव हुए ये आपस में हो गए। कोकण में हमारे कणकौली करके नगर पालिका है, वहां नारायण राणे के 2 बेटे एक दूसरे से लड़ गए, एक शिवसेना में है एकनाथ शिंदे के, दूसरा बीजेपी में है, और चुनाव के नतीजे आने के बाद एक ही घर में रह रहे, यानी
सत्ता में भी यही पार्टी है, अपोजिशन में भी वही पार्टी है, तो मामला क्या निकला? तो बिल्कुल वही बात आज हो रही है। एक मुंबई में थोड़ा ठाकरे 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 चल रहा है, वो मीडिया में चल रहा है, जमीन पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। इसका कारण इनमें जो ठाकरे बंधु साथ में आए, आप वो विजुअल जो आते हैं ऑप्टिक्स आपके सामने, उसमें राज ठाकरे की जो बॉडी लैंग्वेज है उसका स्टडी करो, आपको पता चलेगा। वो अलग 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 ऐसे पीछे रहते कि मैं इसमें नहीं हूं, फिजिकली हूं लेकिन मन से नहीं हूं, ये बताना मानो चाहते हैं। तो लड़ाई जो हो रही है, अगर दो तगड़े पार्टियों में, दो तगड़े पहलवानों में कुश्ती नहीं होती तो कुश्ती का मजा नहीं होता। मानो देवा भाऊ हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत दादा हो, वो महाराष्ट्र के पूरे विपक्ष को बच्चे जैसा खेल उनके साथ खेल रहे, और बच्चों को कहीं जगह झुंझुना भी लेना पड़ता है, तो मीडिया भी एक तरीके से बच्चा बन गया। देखो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई शुरू हो गई, इसमें बड़ी नाराजगी की लहर है, वगैरह वगैरह। है कहा? कुछ भी नहीं। अभी चुपचाप 137 सीटों पर बीएमसी में बीजेपी लड़ेगी और 90 सीट पर एकनाथ शिंदे लड़ेंगे। इसी ढंग से विधानसभा का बंटवारा हुआ था, और दोनों के तगड़े एमएलए चुनकर आए, तगड़े, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन खबरें थी, हाँ एकनाथ अड़कर बैठ गया है, देवेंद्र के पसीने छूटे हैं। आखिरी दिन देखते तो इसका 137, इसके 90, टोटल क्लियर। तेरे को जो दोस्त है उनको चाहिए तो तेरे कोटे से देना, रामदास आठवले को हमारे कोटे से देते। रामदास आठवले को नहीं मिला तो उसके 38 कैंडिडेट खड़े हो गए, और वो 38 कैंडिडेट ये एनडीए के खिलाफ ही लड़ रहे, फिर भी वो इनकी प्रचार सभा में खड़ा था आकर। मतलब क्या है? एक ड्रामा किया जा रहा है इनके खिलाफ। अगर कोई देखो, बाहर का कोई आपके घर में आकर गालियां देता है, दरवाजे पर खड़ा होकर आपको चैलेंज करता है, तो आप पूरा फैमिली इकट्ठा होकर सामने वाले से लड़ जाते हो। हाँ, तो बाद में वो चुपचाप निकल जाता है ठंडा होकर। उसके बाद में घर में आप एक दूसरे को आलिंगन नहीं देते, थोड़ी ही देर में बीवी, उसका पति, बेटे, सास, बहू झगड़े शुरू हो जाते घर में। तो बिल्कुल वही चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें एक बात तय है कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने 3 महीने पहले स्ट्रैटेजी डिक्लेयर की थी, भाई अगर हमारी जमती नहीं तो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन ध्यान में एक रखो कि नतीजों के बाद साथ में बैठना है। जो मैंने बोला कणकौली में हो गया कि दोनों दो बेटे एक घर में रहने के रहते हैं, एक अपोजिशन में, नगर पालिका के अपोजिशन में बैठा है, एक सत्ता में बैठा है, एक का नगराध्यक्ष है, दूसरे के पास बहुमत है। तो अपोजिशन के लिए जगह कहां बची? मैं आपको एक बढ़िया कहानी बताता हूं, हमारे नानी ने कही थी कि 2 फकीर कहीं सफर पर निकले, एक गांव में जाते, बहुत देर रात हो गई, तो बोले अभी खाना क्या करेंगे, कहीं तो होटल बिटल तो है नहीं। तो बोले चलो अपने साथ झोले में कुछ है, वही चावल पका कर खाएंगे। तो 3 पत्थर इकट्ठा करते और चूल्हा बनाते। बोले लकड़ी कहाँ से लाएंगे अंधेरे में? तो देखते कि नजदीक एक घर का कंपाउंड था, तो बोले इसकी लकड़ी निकालेंगे। तो बोले पीटेंगे लोग, कैसे? तो बोलते एक ड्रामा करते, और दोनों फकीर एक दूसरे से जोर जोर से झगड़ा करने, गाली गलौज तक आ जाते। गांव घर में आसपास के घरों में लोग थे खड़े, वो बाहर निकलते, क्या होगा, क्या आवाज आ रही? तो ये गुस्सा, लोग इकट्ठा हो गए, तो गुस्से में जाकर कंपाउंड की 3-4 लकड़ियां निकालते, एक दूसरे पर मारना शुरू करते। ये लकड़ी पर मार रहा है, वो लकड़ी पर मार रहा है, और गांव के लोग आकर क्या है, कौन हो तुम भाई, क्या है? समझाते, अरे इतने दूर से इकट्ठा गए, झगड़े, ऐसा गलत है, ऐसा मत करो। तो समझाने से समझ जाते हैं, गांव वाले निकल जाते हैं, और वही लकड़ी जलाकर अपना चूल्हा पर। बिल्कुल वही हमारे यहाँ का चुनाव चल रहा है। वो दिखावा सब है, ये दिखावा है, लेकिन हमारा चूल्हा तो जला, हमारी तो खिचड़ी पक गई। तो यही 16 तारीख को खिचड़ी जो बनेगी, वो बीजेपी, एकनाथ और अजीत दादा साथ में बैठकर एक पंगत में बैठकर खाएंगे।
और बाकी के देखेंगे, बचेगा कुछ तो हमें भी मिले भाई, उद्धव हो या पवार हो, या बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, अ, ये कहा जाता है कि देखिए, देश का चुनाव देश के मुद्दे पर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव जो है वो स्टेट के मुद्दे पर लड़ा जाता है, निकाय चुनाव जो स्थानीय होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ प्रकाश, ये वो सीवेज। और मुंबई का जो बीएमसी के चुनाव है उनका एक अलग कॉम्बिनेशन है, उसमें उत्तर भारतीय भी हैं, दक्षिण भारतीय भी हैं, एक महानगर की जो अपनी संस्कृति है, एक ताना बाना है। क्या विधानसभा से जो ट्रेंड चला वो लोकल इलेक्शन में, उसके बाद अब बीएमसी में भी वही दिखाई दे रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं? तो क्या ये स्थानीय मुद्दे, लोकल, ये सबसाइड हो गए हैं और एक ऐसा ट्रेंड अब दिखाई दे रहा है, कम से कम महाराष्ट्र ने? अब बाकी प्रदेशों में उसका क्या होगा, क्योंकि ये बीजेपी वाले डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। तो क्या अब हर छोटा बड़ा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और उसके साथ एक पैकेज बनाया जा रहा है कि भाई अगर विकास भी मिल जाए, साथ में स्थानीय निकाय भी मिल जाए और ये भी हो जाए, वो भी हो जाए? क्या एक नई राजनीति जो कि बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ए टू जेड सॉल्यूशन जैसी एक कोई नई राजनीति? एक बात है, आपने सही कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे होते तो पार्लियामेंट्री चुनाव में होते, राज्य के मुद्दे होते तो स्टेट में होते, कारपोरेशन लेवल पर, लेकिन वार्ड के भी मुद्दे होते अलग अलग, वार्ड के भी मुद्दे होते हैं ना। तो बिल्कुल जब होता है। वार्ड का चुनाव होता है तो उस वार्ड में फर्क कैसा होता है कि पार्लियामेंट्री चुनाव जब होता है तो लोग देखते हैं कि भाई ये पार्टी सुनी है कि नहीं, और कैंडिडेट कम देखते, हाँ। चेहरा मालूम हो ना हो चलेगा, लेकिन पार्टी मालूम होनी चाहिए, गवर्नमेंट बनानी, देश की गवर्नमेंट बनानी। राज्य के बारे में क्या होता है, चुनाव क्षेत्र कम हो जाता है और कम से कम हमारे पहचान का चेहरा होना चाहिए मेरे। हम्म। लेकिन कारपोरेटर पार्षद जो होता है ना, वो हम चिल्लाएंगे तो नाके से दौड़ के आने वाला चाहिए, ये मेंटालिटी होती है, वोटर की मेंटालिटी मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब हमको मालूम जो है ऐसा चेहरा पार्षद लेवल पर होना चाहिए और वो देखा जाता है। और दूसरी बात, अब ये किस पार्टी के साथ खड़े हैं, ये किस पार्टी से काम करने वाले हैं, इस पार्टी ने आज तक क्या किया है। अगर 25 साल से उद्धव ठाकरे या 30-35 साल से उद्धव ठाकरे मुंबई पर राज कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, तो उन्होंने क्या दिया, और बीएमसी में ना होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनकर राज्य सरकार के स्तर पर क्या दे रहा है मुंबई को, ये भी सोचना पड़ता है। देखो, आपके घर का बच्चा अगर पड़ोसी के साथ मिलजुल जाता है तो आपकी भी गलती होती है, ये मत भूलो। वो अगर वो बच्चा है, उसको समझकर कभी चॉकलेट देगा, आपने पीटा तो उसके पेट पीठ थपथपा कर उसको समझाने की कोशिश करेगा, तो पेरेंट से ज्यादा पड़ोसी नजदीकी बन जाता है बच्चों का। बिल्कुल। अगर 25 साल आप पेरेंट बने हो मुंबई के और आपने मुंबई के लिए क्या किया, आप नहीं बता सकते। 25 साल में हमने 92,000 करोड़ की एफडी की थी, तो बच्चा बोल रहा है, अरे मेरे को स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म के पैसे तक नहीं दे रहा है बाप, तो दूसरा कोई फ्री का गणवेश दे यूनिफॉर्म दे रहा है, तो मैं पड़ोसी के पास जाऊंगा ना। आप म्युनिसिपालिटी कॉरपोरेशन जो है उसको रास्ता देना जरूरी है लोगों को, अच्छा ब्रिज चाहिए तो ब्रिज देना चाहिए, अस्पताल चाहिए, गटर साफ होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा था। हम क्या कर रहे थे, 25 साल से हम एफडी बढ़ाते जा रहे थे। अगर बाप एफडी बनाता रहे और बच्चा भूखा मरे तो बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा, समझे आप। उद्धव ठाकरे या ठाकरे ब्रांड की वैल्यू कम क्यों हो गई है वोटर की दिमाग में, कि ये बोल रहे आज हमने इतनी एफडी की थी, ये लोग काट रहे, अरे उसका रास्ता बना रहे, घर नहीं लेके जा रहे। पिछले 3 सालों में एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये कॉरपोरेशन कमिश्नर को पूछा, भाई क्यों नहीं बन रहा है, तो बोला पैसा एफडी में अटका है और रास्ते बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो बोले एफडी तोड़ो, ये बनाओ, तो ये बोले देखो एफडी तोड़ी, अरे एफडी तोड़कर रास्ते और ब्रिज तो बन रहे हैं ना, घर में लेके नहीं गए। तो इससे लोग जो अनुभव करते, आप अगर चक्कू मेरे पेट पर रखोगे और बोलोगे ये मोर का पंखुड़िया है,
नहीं चलेगा ना। मुझे मेरा अनुभव क्या बोल रहा है कि चक्कू की नोक लगकर खून निकल रहा है, तू बोल रहा है मोर का पीस है, मोर पंख है, क्या बात कर रहा है। लोग इतने तो सयाने हो गए। तो यहां इनकी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ जो हो गई है वो वहां हो गई है कि आपने, इसलिए लोग तंग आ चुके उद्धव से। हम इनको वोट दिया था बीजेपी के साथ, ये उठकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको जो नहीं चाहिए पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके साथ चले गए। हमने इनके पिता को भगवान माना, हिंदू हृदय सम्राट माना, और ये उठकर मुस्लिमों की दाढ़ी खुजवा रहे। क्या चल रहा है? आप मुस्लिम हृदय सम्राट बन गए तो हम, और बाप चुराया, बाप चुराया। अरे बाप का पूरी विरासत तुमने मिट्टी में मिला दी। बाप को चुराने के लिए बचा क्या है? जो कुछ बचाया है एकनाथ शिंदे ने बचाया, बीजेपी की मदद से बचा। ये लोग सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं, इनको लगता है लोग अभी भी बच्चे नहीं होते। हमारे घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत जल्दी उनको जब समझ आती है तो हम उनके साथ बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करते। क्यों नहीं करते? करेंगे तो वो तो इंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को वो ये सटिया गया बोलेंगे ना। क्योंकि बच्चे हैं तब तक नासमझ है, तब तक जो हमारा आचरण होता है वो बच्चे समझदार होने के बाद बदलना चाहिए। इनको लगता है आज भी हम मुंबई, अरे मैं बच्चा था, स्कूली बच्चा था 57 में, 57 के चुनाव मैंने देखे। जो संयुक्त महाराष्ट्र और मुंबई के आंदोलन पर बने गए, उसके बाद 3 साल महाराष्ट्र बना, तब से लेकर आज 70 साल होने को आए, और आप मुंबई तोड़ेंगे, मुंबई तोड़ेंगे। लोग क्या पागल है? लोग इतने पागल नहीं है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी, जो आपने सवाल पूछा वो सही है कि विधानसभा के बाद जो फर्क हुआ है, जो फिर स्थानीय नगर पालिका और उसमें दिखाई दिया है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसका एक बड़ा कारण मैं मानता हूं कि अपोजिशन लड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसी बात नहीं, देखो एक बात होती है, मेरा भी प्लॉट है, आपका भी प्लॉट है, मैंने बंगला बना दिया, आप बनाना नहीं चाहते, बोले अल्लाह दिन आएगा, जादू का चिराग लाएगा और बंगला में खड़ा कर दूंगा। ऐसे नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये मेहनत नहीं करना चाहते। 5 जुलाई को इनके 2 भाई इकट्ठा हो गए और सीट के बंटवारे के लिए 6 महीने निकल गए। आप लोगों को इतना भी नहीं बोल पा रहे हो कि हम इकट्ठा लड़ेंगे, सीट का बंटवारा करेंगे। इसके लिए 24 दिसंबर आ गया 5 जुलाई से, तो इंपॉर्टेंट टाइम तो आपने खराब किया है। तो लोग क्या करेंगे? अभी इनकी प्रचार सभा तक नहीं हुई, और देवेंद्र फडणवीस ने मेरा ख्याल है कुछ 2 या 3 तारीख को सांगली, इचलकरंजी 2 सभा करके उसी दिन मुंबई में तीसरी सभा की और बीएमसी के लिए। उसके पहले 2 बाहर गांव के सांगली और कोल्हापुर की 2 मीटिंगें करके देवेंद्र मुंबई आए थे। तो फर्क यहां महसूस होता है ना, आप अगर कुछ करोगे नहीं, अरे बच्चे को भी भूख लगती है तो कम से कम रोता तो है। बिल्कुल। आप पालने में पड़े, बोलते कोई आके डोर खींचेगा तो मुझे नींद आएगी। अरे ऐसी बात नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, जो लोकसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में, लोकसभा के इलेक्शन ने एक बिल्कुल अलग चेहरा पेश किया। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हुआ, लेकिन 27 का जब मैं माहौल यहाँ यूपी में बैठ के देखता हूँ तो बिल्कुल उल्टा पाता हूँ। तो यही स्थिति महाराष्ट्र में भी आप देखिए, लोकसभा के बाद जब विधानसभा होता है, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट नजर आता है। उसके बाद वो लोकल बॉडी में जाता है, बीएमसी में भी वही आ रहा है। तो मतदाता का ये जो पैटर्न है, इसको लेके कैसे कहेंगे आप? चाहे वो महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश, ये 2 सबसे बड़े उदाहरण निकल के आए थे 2024 में, जिसकी वजह से 240 का ताना नरेंद्र मोदी झेलते हैं, आज भी झेलते हैं। आपकी समझ में गलती है, आप खबरें ज्यादा देखते हैं। खबरें देखो, मैं उसको आक्षेप नहीं लूंगा, लेकिन खबर में जो कूड़ा कचरा है वो बाहर निकाल कर खबर देखो। महाराष्ट्र में मैं लगातार बोलता, देवेंद्र के सामने एक बार मैंने बोला था, एक मंच पर थे, देवेंद्र ने कहा था हम नैरेटिव में हार गए। मैंने बोला बीजेपी हारी नैरेटिव के कारण, यही तो गलत नैरेटिव है।
बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी हारी नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना, कोई तो आके मेरे पलने का डोर खींचे तो मैं सो जाऊंगा। आपने लिथार्जी दिखाई है। देखो, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें सिर्फ 2 लाख का फर्क था, 2 लाख का। और ये खुद देवेंद्र बोल रहा था। लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र ने बार बार अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, बोले हमने आलसी बैठ गए थे, जीतेंगे तो जीतेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एमवीए और एनडीए में महाराष्ट्र में सिर्फ 2 लाख का फर्क था, और परसेंटेज में देखो तो आधा परसेंट से भी ज्यादा नहीं थे, 0.3%। तो देवेंद्र बार बार अपने कार्यकर्ताओं को समझाते रहे कि भाई अगर 2-3% अगर हम वोटिंग बढ़ाते हैं विधानसभा में, कि ये पूरे के पूरे जो नतीजे हैं उल्टे पलटे हो जाएंगे। और हो गए। कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आलसी बैठे थे, काम करने निकले। लोकसभा में थोड़े आलसी हो गए, कैच छूट गई थी। विधानसभा में चौकन्ने थे, कैच हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। निकाय चुनाव में वही हो गया, 6%, 5.5-6% वोटिंग विधानसभा में बढ़ गई। और देखो क्या हो गया, कितना चमत्कार हो गया। और जब आप कार्यकर्ता निकलता है, वोटर बाहर निकलता है, जो आलसी बैठा है उस आपका वोटर है, आप निकालते हो। आप तो जाकर किसी को भी नहीं निकालोगे, आप जाते हो तो आपको मालूम है ये तो अपना वोटर है, तो वो आलसी बैठा है उसको निकालते हो ना आप। तो उसमें से 80% वोट आपके पर्दे में आ जाते, और वही तो चमत्कार हो गया, वही चमत्कार हो गया। और अगर आप विधानसभा का चुनाव और आज का जो होने वाला चुनाव है वो समझने की कोशिश करें तो आपको कल दिमाग में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। देखो, विधानसभा में मुंबई में जो वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग में बीजेपी को कुछ 29 पॉइंट कुछ परसेंट था, और एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट थे मुंबई में उनको 17% कुछ था। तो दोनों मिलकर 46% से ज्यादा वोट इनके हैं, जो आज भी दोनों साथ बीएमसी लड़ रहे हैं। मतलब ये दोनों एक साथ लड़ते हैं तो उनको जो विधानसभा में 46% मिला है, 1-2% कम तो भी 44% मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखो, उद्धव की पार्टी जो है यूबीटी, वो कांग्रेस के साथ थी, इसलिए उनको मुस्लिम वोट भी मिला था। तो उद्धव के पास उस वक्त 23% थी। राज ठाकरे किसी के भी साथ नहीं था, इंडिपेंडेंट था, उसके 7% थे। अगर उद्धव और उस वक्त कांग्रेस के साथ उद्धव को जो वोट मिले वो इकट्ठा करे तो भी 30% होते। तो दोनों में फर्क है 16% का। विधानसभा के आंकड़े में हम जाते हैं तो दोनों में फर्क जो है वो 30% का है, और वो भी कांग्रेस से अलग होकर उतने ही वोट उद्धव को मिलेंगे, ये हम प्रिज्यूम करते हैं। तो 30% बनता है, या तो 28% भी बन सकता है। तो ये फर्क आपके सामने है। समझो 4% और घट गए इनके, तो भी 46 से 42 हो गए। इनके 4% बढ़ते हैं तो भी 34% हो गए, तो भी 8% का डिफरेंस है, वो कहां से भरोगे। तो देखना, आंकड़े बोलते हैं, लेकिन आप अगर कान में रुई डालकर बैठे हो तो आप सुन नहीं पाओगे, ना समझ पाओगे। अब दूसरी बात, अभी अभी जो एसएनडीए का जो ओपिनियन पोल या सर्वे आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि विधानसभा में 58% वगैरह कुछ महायुति को मिले थे, मराठी वोटर 58%, और उद्धव को कुछ 34% वगैरह मिले थे। अब बात यह है कि उतना परसेंट नहीं बचेगा, इनका भी घट रहा है, उनका भी घट रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुंबई में जो वोटर है वो 3 तरीके के, एक मुस्लिम वोटर है, एक मराठी वोटर है, और एक नॉन मराठी वोटर है। तो विधानसभा में जो एनडीए को मिले थे उसमें से मराठी वोटर में 4% की या कुछ 8% की गिरावट है। लेकिन मुस्लिम वोटर्स में उद्धव के लिए 44% की गिरावट है।
और नॉन मराठी वोटर जितना था मानो उतना ही इंटैक्ट है। इसका मतलब साफ होता है, इसका मतलब साफ होता है। और दूसरी बात, हम फिजिकली देखें, आज की आंकड़े छोड़ दो, आज की तारीख में देखें क्या हो रहा है, तो हम देख पाते हैं कि ये नहीं लड़ रहे। हाँ, एक दूसरे के घर में बर्थडे के लिए जा रहे हैं, दूसरे के घर गणपति के लिए जा रहे हैं। वो कहीं आकर चाची से बहुत सालों से बात नहीं हुई तो चाची के साथ बात करने के लिए उद्धव आ जाता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। और उद्धव और ठाकरे ब्रदर छोड़ देते हैं तो कांग्रेस या आपका शरद पवार का गुट और कोई अपोजिशन है नहीं। अपोजिशन सिर्फ ठाकरे ब्रांड है, और वो तो काम करना नहीं चाहते। वो बोलते मराठी मानुस हमारे लिए कुछ करेगा, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। बोलता है ना, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेने के लिए मेरे हाथ खुले हैं। तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात और समझ लो कि जो 68 अनअपोज आ गए वगैरह, आपने शायद जिक्र किया था जी, तो कांग्रेस यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे, दूसरा गुट है ठाकरे, तीसरा गुट है कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर। तो कांग्रेस और इनका अलायंस हो गया, कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर ने पहले बोला था कि 112 सीट हम खुद की ताकत पर लड़ाएंगे, लेकिन आखिर में उनका गठबंधन हो गया। कांग्रेस ने इनके लिए 62 सीटें छोड़ी थी, उसमें से 16 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश अंबेडकर ने अलायंस तो की, सीट के लिए बहुत झगड़ा वगैरह किया, सीट तो अपने हिस्से में ले ली, लेकिन हारने के लिए भी खड़ा करने वाला कैंडिडेट इनके पास नहीं है। समझे आप? एक बात होती है कि आपको सत्ता पानी है तो आपको मेजॉरिटी संख्या लानी पड़ती है, और मेजॉरिटी संख्या का मतलब मेजॉरिटी वार्ड्स या चुनाव क्षेत्र में आपको जीतना पड़ता है। वो जीतने वाला कैंडिडेट ढूंढना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। आपके पास हारने के लिए कैंडिडेट नहीं है। भाई ये लो 10,000 रुपए डिपॉजिट भर ले, घर में जाके सो जा, 500-600 वोट हमारे नाम पर पड़ेंगे, बस हो गए, हार जा, कोई बात नहीं। तो आपके पास अगर हारने के लिए कैंडिडेट नहीं है तो आप जीतने वाले कैंडिडेट मेजॉरिटी में कहां से लाओगे, कहां से लड़ाओगे, कैसे जिताओगे, कैसे सत्ता पाओगे? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये क्या पजल है कि हम जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? घर में बैठकर जीतेंगे। मैं हमेशा एक चुटकुला बताता हूं। दो दारू बेवड़े थे, एक दूसरे को बोल रहा है, यार बहुत, एक सोच रहा हूं ये पूरी पृथ्वी खरीद लूं, मैं पूरी अर्थ खरीदना चाहता हूं। दूसरा बोलता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो बोला क्यों? नहीं, मुझे बेचनी नहीं है। तो ये जो अपोजिशन का चर्चा चलता है, मीडिया में डिबेट चलती है, वो बिल्कुल ऐसी बेवड़े बैठे हैं। कोई चांद खरीदना चाहता है, कोई पृथ्वी खरीदना चाहता है, कोई मंगल खरीदना चाहता है, और दूसरा बोलता है मुझे बेचना नहीं है। इस तरीके से गठबंधन की चर्चा और विचार विमर्श होता है, तो चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा आप सोचो। बिल्कुल भाव, और जिस तरीके से आपने फिगर से ये सामने रख दिया, क्योंकि ये बड़े लोगों के मन में, मैंने भी देखिए ना सवाल यही पूछा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जो कुछ दिखाई दिया उसके बाद ठीक उलट विधानसभा में क्यों, निकाय में क्यों और बीएमसी में क्यों, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसा है ही नहीं है। मेरे जेब से बटुआ गिर गया, आपको मिल गया, वो आपकी कमाई नहीं है, आपको लॉटरी लगी, मैं मानता हूं। तो लोकसभा में जो हुआ था, बीजेपी का बटुआ गिर गया था, ये इनकी मेहनत की कमाई नहीं थी। ये फर्क है। बिल्कुल भाव, मतदाता बिल्कुल तय करके बैठा था, ये इनकी तरफ से थोड़ा हुआ। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के भी कभी अवसर मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के 2024 पर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। और मुझे लगता है कि देखने की दृष्टि बदल जाएगी कि आप देखिए, महाराष्ट्र का मतदाता लोकसभा में भी वही था, विधानसभा में भी वही था, उसका नतीजा सामने दिखाई देता है, निकाय में भी वही था और बीएमसी में भी वही है। और यही वजह है कि हताश निराश विपक्ष, जैसा कि भाऊ आपने कहा कि वो लड़ता ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं लड़ता दिख रहा है। दो भाइयों के एक साथ आ जाने से ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने, मतदाता ने उसको आत्मसात किया है
कि ड्रामेबाजी की पॉलिटिक्स वर्सेस डिलीवरी की पॉलिटिक्स। तो निश्चित तौर पर जो सरकार वहां पर डिलीवर कर रही है बीएमसी के अहाते में जाकर, और उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स वहां रहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कम से कम बीएमसी का मतदाता देख रहा है। भाऊ, आपने हमें समय दिया इतने विस्तार से, इतने सहज ढंग से दर्शकों को बीएमसी चुनाव के नतीजे लगभग आज आपने अपने मार्गदर्शन में घोषित कर दिया। निश्चित तौर पर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर एक अपलोड को आपको सीधे सूचना यूट्यूब पहुंचा दिया करे, ताकि जब भाऊ अपने आशीर्वाद के साथ प्रारब्ध के इस मंच पर पधारें तो आप सबको सबसे पहले सूचना मिले। भाऊ, बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे और भाऊ तोरस्कर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।